इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस टेबल को हम लोग यूज करेंगे हमेशा, ये इस पूरे सेमेस्टर काम आती रहेगी। सबसे पहली है गामा रे। ये जो टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में होगी, मतलब यहाँ पे जो नई नई वेव का नाम आता जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगी, मतलब अब वेवलेंथ यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। जब वेवलेंथ बढ़ती हुई दिखेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटते हुए दिखेगी, है ना। जैसे भाई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, तो इससे ये एच एच कट गया, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। मतलब मैं भूल जाता हूं इसलिए, वैसे ये ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। तो अगर आपने वेवलेंथ यहां पे याद कर लिए तो इस वेवलेंथ की वैल्यू यहां लेमडा में डालिए, सी को फिक्स कर दीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सी को क्या फिक्स करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये वैल्यूज उठा के यहां पे डाल दीजिए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो अपना गामा रेज कहां पे हम लोग ने पढ़ा था पिछली बार, हम लोगों ने पढ़ा था जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे क्लास 10th में। कुछ लोगों ने 9th में भी पढ़ी है रेडियो एक्टिविटी। अब इस सेमेस्टर में रेडियो एक्टिविटी पे एक पूरा चैप्टर है। अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो उन्हीं गामा रेज की गामा को हम लोग पढ़ रहे हैं। गामा पार्टिकल नहीं होती हैं, गामा रेज होती हैं, और अल्फा बीटा पार्टिकल होते हैं। तो गामा रेज कहां से मिल सकती हैं, सन से मिल सकती है। हर चीज सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में शामिल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जितनी भी वेव्स हैं उन्हें मिलाकर अगर एक नाम पे पुकारा जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे क्लासरूम इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, गामा रेज सन से तो मिलती ही हैं, और न्यूक्लियस का अगर डिके होने लगे तो भी गामा रेज निकलती है। इनफैक्ट आप पढ़ेंगे आगे जाके फिशन और फ्यूजन दोनों ही केसेस में गामा रेज एमिट होती है। एटम बॉम्ब जब फोड़ा जाता है तब भी गामा रेज निकलती है, लेकिन एटम बॉम्ब फोड़ के गामा रेज निकालना वो भाई यूज नहीं है, वो मिसयूज है। ठीक है। किसने बताया, कौन से साइंटिस्ट ने कि भाई गामा रेज होती हैं, पॉल विलार्ड ने। गामा रेज कैसे डिटेक्ट होती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट से। एक और सवाल बहुत पूछा जाता है, विच रे इज द मोस्ट एनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक सबसे ज्यादा होती हैं गामा रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी ही एनर्जी सबसे ज्यादा। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और गामा रेज की वेवलेंथ लोएस्ट होती है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और गामा रेज की वेवलेंथ लोएस्ट होती है। गामा रेज कहां इस्तेमाल करते हैं भाई, कीड़े मकोड़ों को, बैक्टीरिया वगैरह को मार देने के लिए। कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, इतनी भी कमजोर बायो नहीं है मेरी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को बोला जाता है, और वही फ्लैजेला और पैरामीशियम उस टाइप के जो होते हैं उनको मारने के लिए गामा रेज का इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरीके से माइक्रोबिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ना। पेस्टिसाइड जैसे होता है उसी तरह एक होता है माइक्रोबिसाइड। और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो गामा रेज से मिल जाएगी। अब एक्सरे पे आ गए। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप देख लीजिए। बनाया कैसे जाता है इसको, मेटल प्लेट लीजिए, मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की बारिश कर लीजिए, तो जो भी एमिशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी एक्सरे। रोएंटजन ने इसको डिटेक्ट किया था, सरकारी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, आंसर इज रोएंटजन, रोंजॉन, जो भी आप बोलना चाहते हो। और आयनाइजेशन चैम्बर से इसे डिटेक्ट किया जाता है, ये रोएंटजन ने यही टेक्निक यूज की थी। ये सारे यूजेस हैं। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो एक्सरे का
क्रैक डिटेक्शन होता है, फ्रैक्चर डिटेक्शन होता है। मेटल्स में होगा तो क्रैक बोलेंगे, हड्डियों में होगा तो फ्रैक्चर बोलेंगे। अब अगर आपकी टांग टूट गई, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो जिस दिन टांग टूटेगी उस दिन आपका एक्सरे टेस्ट होगा, तो देखा जाएगा कि हाँ यहां यहां दो जगह से टूटी हुई है। फिर उसके बाद जब आपका पूरा इलाज कर दिया जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, हड्डी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई, ये चेक करने के लिए फिर से आपका एक्सरे टेस्ट किया जाएगा। तो एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल साइंस, जहां फ्रैक्चर ऑफ बोन्स को टेस्ट करते हैं। इंजीनियरिंग में जो मेटल क्रैक्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि अर्जुन टैंक है, तो अर्जुन टैंक में एक बहुत लंबी नाल टाइप की लगी रहती है, एक सिलिंड्रिकल पाइप होता है जिससे बम यहां से घुसता है और यहां से निकलता है। उस पाइप को बैरल कहते हैं। तो बैरल में अगर जरा सा भी क्रैक होगा जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इंटरनल क्रैक है, तो जिस दिन बॉम्ब फायर करेगा हमारा भारतीय सैनिक, तो वो बॉम्ब उससे बाहर निकलेगा ही नहीं। जो हमारी मेटल पाइप है, बैरल है, वो वहीं फट जाएगी और वो हमारा सोल्जर वहीं मर जाएगा। तो पता चला मारने गए थे पाकिस्तानियों को और खुद ही मर गए। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए पहला बॉम्ब फायर के करने के पहले ही टेस्टिंग में ये देख लिया जाता है कि कहीं क्रैक तो नहीं है। वो क्रैक कैसे डिटेक्ट किया जाता है? एक्सरे द्वारा। तो अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, सोर्स अल्ट्रावायलेट का बहुत ही अच्छा है सन, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहे हैं कि ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन के हायर लेवल पे जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तब भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। जोआन रिटर ने डिटेक्ट की थी अल्ट्रावायलेट सबसे पहले। बहुत जगह यूज होता है, लेजर आई सर्जरी में इस्तेमाल होता है इसका, वाटर डिसइंफेक्शन करते हैं, फूड में बैक्टीरियाज को मार देते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। बर्गलर अलार्म, अगर आपके घर में चोर घुस जाता है तो जो उसमें अलार्म लगा होता है चोर से बचने के लिए, वो भी अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर किसी का पेट फाड़ना है डॉक्टर को, तो उसके पहले वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो कैंची या चाकू है, वो रखेगा एक बढ़िया से चेम्बर में। वो अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ेगा वो चेम्बर, तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, वो मर जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेज से। फिर आ जाते हैं हम लोग लाइट रेज में। तो लाइट रेज में तो सब कुछ आप जानते ही हैं। विबग्योर होता है, 7 कलर होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो गई। अब इनकैंडेसेंट बॉडीज कुछ नहीं है यार। इनकैंडेसेंट बॉडी का मतलब है बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, जिससे भी लाइट निकले वो इनकैंडेसेंट हो गया। सन तो है ही एक बहुत अच्छा सोर्स। दुनिया भर के फ्लेम्स हैं, केमिकल अगर कोई जलाओ तो अलग अलग कलर के फ्लेम निकलते हैं। वैसे भी आप फ्लेम्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस, मतलब अगर किसी एक बंद चेम्बर में गैस को रख दो और उसको बहुत ज़्यादा हीट करो, तो वहाँ पर भी आपको लाइट दिखेगी। ट्यूबलाइट इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। और डिटेक्ट कौन करता है लाइट रेज को? भाई ह्यूमन आई और एनिमल्स आई का जो रेटिना है वो डिटेक्ट करता है। फोटोसेल्स, फोटोग्राफिक प्लेट, पूरी फोटोग्राफी इसी पे बेस्ड है। ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये जो वीडियो बन रहा है ये भी लाइट रेज के ही थ्रू बन रहा है, क्योंकि आपको कलर ही क्या दिख रहे हैं? वाइट कलर दिख रहा है और रेड कलर दिख रहा है। ब्लैक कलर का तो मतलब नो लाइट होता है ना? तो लाइट रेज जो आप ये पढ़ाई कर रहे हैं वो लाइट रेज की ही बदौलत कर रहे हैं, अपनी आंखों से कर रहे हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स लाइट का 3 बेसिक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बेसिक काम, कि भाई हमें चोट ना लग जाए, हमें खाना मिल जाए और हम सेक्स कर सकें। लेकिन आप एग्जाम में सेक्स मत लिख के आइएगा, आप कॉप्यूलेट लिख के आइएगा, थोड़ा सा बायो वाली भाषा। इंफ्रारेड वेव्स, इन्हीं को हीट वेव्स कहते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? कोई भी हॉट बॉडी लीजिए अपने घर में, रोटियां जिसमें बनती हैं वो तवा खूब गर्म कर लीजिए और उस पर रोटियां मत बनाइए। उस तवे के
ऊपर हाथ रखने की आपको जरूरत नहीं है, वरना आपका हाथ बहुत डैमेज हो जाएगा। तवे से थोड़ा दूर अपना हाथ रखिए, तब भी आपको बहुत गर्म लगेगा। वो जो गर्मी होगी वो इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होगी। इसी की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हॉट बॉडीज इसका सोर्स होता है, बाकी रोटेशनल वाइब्रेशनल तो थोड़ा कम ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, तब थोड़ा आपको पता चलेगा। और एनिमल स्किन और ह्यूमन स्किन इसको डिटेक्ट कर सकती है। हर्शल ने इसे सबसे पहले इसका नाम दिया था और इसके बारे में पेपर पब्लिश किया था। तो ये क्रेडिट, अगर कोई बोले हु डिस्कवर्ड इंफ्रारेड रेज, तो बोलेंगे विलियम हर्शल। थर्मोपाइल क्या होता है और बोलोमीटर क्या होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। थर्मोपाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बोलोमीटर एक मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्या मेजर करता है? इंसिडेंट हीट रेडिएशंस का पावर मेजर करता है। ठीक है, फिर अगर ड्राई फ्रूट्स बनाने हैं तो इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं। सोलर हीटर, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब इंफ्रारेड रेज की। मतलब यार, सन से गर्मी जो आ रही है, आप धूप में बैठते हैं, अभी आजकल ठंडियां चल रही हैं, शक्ल देख के लग ही रहा होगा। तो ठंड में आप अगर धूप में बैठते हैं तो जो आपको गर्म लगता है वो लाइट की वजह से गर्म लगता है। और कौन सी लाइट होती है? वो इंफ्रारेड वेव्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ जितनी भी नेम ऑफ वेव लिखे वो सब लाइट है, लेकिन उसमें सिर्फ विबग्योर ही हमारे लिए विजिबल लाइट है। बाकी सारी लाइट्स जो हैं वो इनविजिबल है। ये भी इनविजिबल लाइट है और ये भी इनविजिबल लाइट है। और मिलिट्री वाले इसको नाइट विजन के लिए यूज करते हैं। जब भी लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान में या किसी भी दो कंट्री के बीच में, तो दुश्मन की सेना को देखने के लिए नाइट विजन लैंप्स, नाइट विजन कैमरास होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शेप ऑफ जो जानवर है वो दिख जाता है या ह्यूमन बीइंग है वो दिख जाता है। उसके हीट रेडिएशन पैटर्न से उसकी आउटलाइन बन के दिख जाती है। तो आउटलाइन से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, अच्छा इतने आदमी आ रहे हैं, और रात में भी हमें दिख जाता है। कार में जो फॉग लैंप लाइट लगी होती है वो भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज करती है। इसीलिए फॉग लैंप जो होते हैं वो थोड़ा उसको काटते, फॉग को भी काटते हुए उस पार चीजों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट, हाँ मतलब यार सोलर पैनल जो लगे होते हैं सैटेलाइट में वो इंफ्रारेड से ही चार्ज होते हैं। सन की हीट लेते हैं, चार्ज हो जाते हैं और हमारा सैटेलाइट काम करता रहता है। और रडार की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें माइक्रोवेव पे बेस्ड है। अब हम लोग माइक्रोवेव में आ गए हैं। रडार क्या करता है, उसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। तो यहाँ पर एक जो भी आपका एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, एयरक्राफ्ट में सिग्नल टकराता है और फिर वापस रिसेप्शन सेंटर में जाता है जो एयरपोर्ट में होता है। तो उससे पोजीशन हमारी एयरक्राफ्ट की पता चलती रहती है, जिस भी एयरपोर्ट से वो निकला है और जहां जाने वाला है उसी पर हमारा एयरक्राफ्ट नेविगेशन करता है। इसीलिए मतलब वही ऑटो पायलट मोड का भी एक तरीके से कारण है कि अपने आप जो प्लेन चलता रहता है वो रडार टेक्नोलॉजी से चलता रहता है। रडार से दुश्मन के प्लेन को भी डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आ गए माइक्रोवेव ओवन। तो ये तो घर की चीज है। पिज्जा या बर्गर गर्म करने वाला जो आइटम होता है वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। तो माइक्रोवेव्स इतनी जल्दी जल्दी फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर से जाती हैं कि उन पे वाइब्रेशंस आ जाते हैं और उस वाइब्रेशन से खाना गर्म हो जाता है या पक जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस सैटेलाइट, तो जैसे गूगल मैप क्या है, सैटेलाइट इमेजरी क्रिएट करता है, उसको वापस हमारे जो डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है वहां तक भेजना होता है। तो वो वायरलेस से आता है। वो वायरलेस किसका इस्तेमाल करता है? माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। जो हम लोग मोबाइल टू मोबाइल वायरलेस इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोवेव नहीं होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है।
बाकी ये सब इनके सोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटिंग सर्किट्स। ये आपने जब LCR पढ़ा था तो वहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहां पे थी वो ही ऑसिलेटिंग सर्किट हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग को पॉइंट कांटेक्ट डायोड्स से डिटेक्ट किया स्पेंसर एंड हॉल ने। ये सब हो गया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, है ना।